Hi everyone, welcome back. This is Ajay Singh, your mentor, your guru, your teacher, your friend, everything. So, we are continuing with history, social science for class 10 CBSE. And the topic is Rise of Nationalism in Europe. Chapter 1 History. बहुत लोगों को लगता है कि हिस्ट्री पढ़ना ही क्यों है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि यूरोप से हमें क्या लेना देना है। सर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, सर बहुत बोरिंग है, सर नींद आती है, सर समझ में नहीं आता है। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कोई भी टीचर हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं। None of our teachers in the world they teach history. Actually, history teaches us. हिस्ट्री हमें पढ़ाता है, हमें समझाया है। हिस्ट्री क्यों जरूरी है मैं आपको एक चीज बता दूं। हिस्ट्री था इसलिए हम लोग हैं, हम लोग हैं इसलिए हिस्ट्री बनेगा। हमारे नेक्स्ट जनरेशन, हमारे देखो हमारे पापा, दादाजी, दादाजी के पापा, दादा परदादा, कौन 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 कहाँ कहाँ पे है, वो हिस्ट्री है। तो हम लोग आज हैं। आप हिस्ट्री से भाग नहीं सकते हो। और जिनको अभी मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो दूसरे वे से मैं समझाता हूँ। इंग्लिश में कहावत है बेगर्स कांट बी चूजर्स। हिंदी में शुद्ध उसको भाषा में बोला जाए, भिखारी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। मतलब आपको करना है तो करना है। डू यू हैव एनी अदर ऑप्शंस क्लास 10? कोई ऑप्शन है आपके पास में? नहीं ना। तो जब ऑप्शन आपके पास नहीं है और जब करना ही है तो मेरा मानना यह है अच्छे से किया जाए, क्यों बेगारी से करना फिर। और हिस्ट्री को आप पहले से साइकोलॉजिकल इफेक्ट मत डालो अपने सॉरी मत डालो कि बहुत बोरिंग है। आप डालोगे बोर हो जाओगे। आप इसको एज अ स्टोरी लो। वही चीज जो इंग्लिश में मैंने बोला था, LRT, हमेशा काम आएगा। अच्छे से सुनो, लिसन करो, मुझे रिपीट करो जो मैंने बोला अपने दिमाग में, और ट्राई करो। और ट्राई का मतलब हिस्ट्री में होगा गो थ्रू द चैप्टर, स्टार्ट मेकिंग नोट्स, छोटे छोटे नोट्स बना लो, आप हो जाओगे। लेट्स सी द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके पहले चैप्टर में जाएं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेशनलिज्म की मीनिंग क्या होती है। कोई भी नागरिक, एनी सिटीजन, अगर अपने देश से प्यार कर रहा है, आपकी अपने देश की अचीवमेंट पे वो खुश होता है, अपने देश कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो दुखी हो जाता है, वो अपने देश के लिए कुछ भी करने को रेडी हो जाता है, मरने मिटने को रेडी हो जाता है। माँ कहती हैं कि बेटा जॉब देश के लिए मर के आ जाओ। शहीद आते हैं, माँ के आंसू जरूर निकलते हैं, वो प्राउड फील करती है कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो गया, मरना तो सबको था, ये हो गया। जब देश के लिए हमारे इतने नेता लोग जेल में चले गए, इतने लोग फांसी पे चढ़ बैठे, घर वाले प्राउड मोमेंट फील कर रहे थे, यस माय सन हैज डन इट, माय सन हैज डन इट, मेरे बेटे ने किया है, मेरे बेटे ने अपना लाइफ कुर्बान कर दिया। जब एक विडो के हस्बैंड मर जाते हैं, वाइफ की लाइफ खत्म होती है, लेकिन वो प्राउडली कहती है कि यस माय हस्बैंड वाज अ मार्टिर, मेरे हस्बैंड एक शहीद हुए। देश सल्यूट करती है। इसको कहते हैं नेशनलिज्म। जब देश के लिए आया, ये नेशनलिज्म क्रिएट कैसे हुआ, आया कैसे, चाहे हम इंडियन की बात करें चाहे यूरोपियन कंट्रीज की बात करें। क्लास 9 में आपने फ्रेंच पढ़ा होगा। हर एक देश के नागरिक अपने देश के लिए बलिदान देने को रेडी होते हैं, उसको कहते हैं नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म में अब हम लोग आ जाते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में। कैसे किसने स्टार्ट किया, ये कहानी स्टार्ट होती है इन 1848। 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, फ्रेंच आर्टिस्ट, इनका नाम था फ्रेडरिक। सॉरी, इन 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो, क्या नाम था, फ्रेडरिक सोरियो,
राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में इन 1848 में पहला स्टार्ट होगा। आपके क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। गिव अ ब्रीफ डिटेल अबाउट फ्रेडरिक सोरियो, आपको पूरा डिटेल सभी मिलेगा क्या हुआ था। इन 1848 में हमारे एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। इन्होंने सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स बनाई, सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। कितने सीरीज थे? 4 प्रिंट्स। 4 प्रिंट्स में इनका क्या था? हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड, क्या था इनका फ्रेडरिक सोरियो का? हिज ड्रीम वर्ल्ड। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 1848 फ्रेडरिक सोरियो, इन्होंने सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स बनाई। इनका क्या था? हिज ड्रीम वर्ल्ड था वो सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स। सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स में क्या था मैं बता दूं आपको। पहला इनका ड्रीम वर्ल्ड में था डेमोक्रेसी, और दूसरा था आपका एटीन 48 में फ्रेडरिक सोरियो ने सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स बनाई। फ्रेडरिक सोरियो कौन थे? एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं। सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स में इनका था हिज ड्रीम वर्ल्ड। ड्रीम वर्ल्ड में क्या था? इनका 2 टॉपिक था। पहला था वो डेमोक्रेसी और दूसरा था ये सोशल रिपब्लिक। पहला चीज मैं बता दूं, डेमोक्रेसी आपके लिए बहुत इजी वर्ड आज के डेट में लग रहा है, क्योंकि आप जन्मे ही हो डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में। उसमें डेमोक्रेसी के बारे में सोचना ही इट वॉज नॉट सो इजी। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया? डेमोक्रेसी, और उनको क्या चाहिए था? डेमोक्रेसी और चाहिए थी इनको सोशल रिपब्लिक चाहिए थी। लेट्स रिपीट अगेन, यू हैव लिसन्ड, लेट्स रिपीट। 1848 फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो, कितने सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, फाइन, सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स था इनका। हिज ड्रीम वर्ल्ड, क्या था उनका ड्रीम वर्ल्ड? था उनका 2 चीज का ड्रीम था। एक था आपका डेमोक्रेसी, एक था आपका सोशल रिपब्लिक पाना। क्लियर? लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड। यस, जो फ्रेडरिक सोरियो ने जो इनके 4 प्रिंट्स थे, उनकी जो ड्रीम वर्ल्ड थी कि एक डेमोक्रेसी थी और एक क्या था आपका, याद है, सोशल रिपब्लिक। इसमें वो दिखाना क्या चाहते थे? लोगों के बीच में लाना चाहते थे इमेजेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखोगे जब स्कूल में छोटे बच्चे, जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चे होते हैं, नर्सरी, LKG, UKG, मेनी ऑफ द स्कूल्स वो क्या काम करते हैं कि वो सीढ़ी से जा रहे होते हैं, सीढ़ी में क्या लिखते हैं? A, B ऐसे लिख देंगे। सीढ़ी बना हुआ है ऐसे, A, B, C, D। बच्चा जब भी चढ़ेगा आएगा तो A, B, C। एवरी टाइम व्हेन ही गोज अप, जितने बार वो अप एंड डाउन करेगा उसको ABCD वो पिक्चर के रूप में वो याद करते रहेगा। तो फ्रेडरिक सोरियो ने एक इमेज बनाया था जो आपके बुक में है, वो इमेज मैं बनाऊंगा नहीं यहाँ पे। उसमें क्या बनाया था, दिखाया था इसमें, पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। ये पिक्चर के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि पीपल, यूरोप और अमेरिका के पीपल, women and women of all ages, men and women, बहुत स्पेशली इनको कोई तवज्जो दिया नहीं था पहले। चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज में ले लो, चाहे अपने इंडिया में ले लो, कहीं पे इनको आज तक नहीं बोलूंगा, अब तो बहुत लिबर्टी इनको मिल गई, रिजर्वेशंस भी मिल रहे हैं, वेरी गुड, दे शुड बी गोइंग अप। उस समय तो उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं था। तो men and women of all ages and social groups बहुत important,
याद होगा आपको क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में साफ उसमें बोला गया था सोसाइटी उसमें 3 स्टेट में बटा हुआ था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। याद है आप लोगों को? सबसे ज्यादा थर्ड स्टेट पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा थी सबसे गरीब थे बेचारे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले सबसे रईस। और टैक्स कौन पे कर रहा था? थर्ड स्टेट वाले। तो इसमें बोला है मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल ग्रुप मार्चिंग। क्या कर रहे थे लोग? ये लोग मार्च कर रहे थे इन अ लॉन्ग ट्रेन। लॉन्ग ट्रेन का मतलब एक लॉन्ग वे में, एक रास्ते में एक लाइन बनाकर सिंपैथी के साथ, हार्मनी के साथ, टुगेदरनेस के साथ में। लॉन्ग ट्रेन का मतलब है यहाँ पे लॉन्ग ट्रेन नहीं चल रही थी ना, पहले आपको बता दूं। आप लोग ये सर क्वेश्चन पूछोगे सर स्लीपर में थे कि जनरल कंपार्टमेंट में थे? तो लॉन्ग ट्रेन का मतलब ये मत समझना। लॉन्ग ट्रेन मतलब लॉन्ग चेन में जा रहे थे, शोइंग हार्मनी, टुगेदरनेस, हैप्पीनेस कि हम एक टुगेदर हैं। कौन कौन? मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल ग्रुप्स मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन मीन्स लॉन्ग चेन फॉर्म करके जा रहे थे। क्या कर रहे थे वो? पेइंग होमेज, पेइंग होमेज, HOMAGE, होमेज माने रेस्पेक्ट देना, रेस्पेक्ट कर रहे थे, सल्यूट कर रहे थे। किसको दे रहे थे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। याद रखना, स्टैचू ऑफ लिबर्टी याद रहेगा आपको। फिर LRT को फॉलो करते हैं, लिसन भी करो, रिपीट भी करते हैं। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो, कौन थे वो? फ्रेंच आर्टिस्ट थे वो। फ्रेंच आर्टिस्ट में उन्होंने क्या काम किया? 4 प्रिंट्स बनाया उन्होंने। 4 प्रिंट्स में उन्होंने 2 पार्ट में बांटा, एक डेमोक्रेसी, एक सोशल रिपब्लिक। सोशल उसमें दिखाया कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, women and men of all ages and social groups, all different social groups getting together, coming together, marching together with harmony and happiness and togetherness, showing togetherness and paying homage. किसको homage pay कर रहे हैं? Paying homage and paying respect to Statue of Liberty, to Statue of Liberty. फाइन, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब देखो क्या हुआ स्टैचू ऑफ लिबर्टी में। उसके पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी से पहले हम लोग देखते हैं, मैंने लिखा है फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, फीमेल फिगर। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था, याद होगा किंग लुई 16 के टाइम में, क्लास 9 को गो बैक, किंग लुई 16 में अच्छा खासा रेवोल्यूशन हुआ था, बस स्टाइल था, वो था, आपको सब उतने 9th में जाऊंगा नहीं मैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, दे वांटेड टू गेट लिबर्टी। लिबर्टी ऑफ व्हाट? आजादी। अभी आपकी मीनिंग में है, अभी ये आज के स्टूडेंट लिबर्टी क्या चाहते हैं मालूम है? मोबाइल अलाउड हो जाए, गर्ल्स चाहेंगे बहुत सारे स्कूल में 2 चोटी का है, 1 चोटी ही रहे, हेयर स्टाइल जैसे मैं रखना चाहूँ वैसे रख सकता हूँ, नेल्स बढ़ा के रखना, आई वॉन्ट लिबर्टी, नेल पॉलिश लगा के रखना, लिबर्टी। बॉयज़ का हेयर स्टाइल तो लंबा लंबा रहे, कोई उनको एक्टर्स को फॉलो करना चाहते हैं, आई डोंट वांट टू लाइक टू मेंशन द नेम, ड्रेस कोड बहुत आपके लिए ये लिबर्टी है। उस समय लिबर्टी ये थी, आज़ादी ये चाहिए थी कि भरपेट हम खाना खा सकें। हम कोई भी कास्ट के हैं, मेरे पर ऐसा इम्प्रॉपर कोई ऐसा जजमेंट ना हो। बहुत सारे हिस्ट्री को अगर आप चल जाओगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ पार्शलिटी बीइंग डन, इट हैज बीन डन। गो टू नाजीज एंड ज्यूज, हिटलर के पास में ज्यूज के बच्चों को जिंदा जला देना, गैस चेंबर में डाल देना, क्या बात कर रहा हूँ, माने वो लिमिट, दे हैड क्रॉस्ड ईच एंड एवरी लिमिट फॉर द क्रुएल्टी एंड दे यूज्ड टू मेक फन, दैट वाज एंटरटेनमेंट फॉर देम। तो उस समय की लिबर्टी क्या थी? उनको आज़ादी चाहिए थी, जीने की आज़ादी चाहिए, खाने की आज़ादी चाहिए, पहनने की आज़ादी चाहिए। हम मेहनत किए हैं तो उसका आज़ादी चाहिए, मुझे वोट देने की आज़ादी चाहिए, मैं चूज कर सकूं कि मेरा लीडर कैसा हो, वो आज़ादी चाहिए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रॉट अ लिबर्टी, एंड लिबर्टी में आने के लिए जब आप नेशनलिज्म की बात करते हो तो बहुत सारे लोगों ने 2 कैरेक्टर को चूज किया। सबसे अच्छा है फिगर को डालो ताकि लोग इसको इमेजिन कर सकें।
आप कैसे करोगे विदाउट इमेजिनेशन? आप फॉर एग्जाम्पल, हम जब हनुमान जी की बात करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हमें, तो हनुमान जी के हमारी मूर्ति सामने नजर आती है। ये क्या है? इमेजिनेशन है। वैसे ही जब नेशनलिज्म की बात आ गई तो उन्होंने क्या काम किया, मैक्सिमम कंट्रीज लोगों ने फीमेल का फिगर अडॉप्ट करवाया। कोई फिक्स नहीं था कि हमारी इंडिया की माता ऐसी, इंडिया माता, हमारी भारत माता की जय हम बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं। तो भारत माता है कौन? क्या आपने कभी फोटो देखा है उनका? नहीं देखा है। वो बसी है हमारे दिल में, वो बसी है हमारे दिल में। इसलिए कभी कोई हमारे देश पे आज के प्रेजेंट सिनेरियो पे कोई आंख उठा के देखता है, सीधा जल जाता, मन करो उठ के बस हो जाए 9-2-11, आपकी कहानी खत्म ही कर दिया जाए हमेशा दूसरों का, जो हमारी तरफ ऐसे देख रहे हैं। फीमेल फिगर को लगाया गया सो दैट वी कुड इमेजिन हाउ कुड आवर नेशन बी लुकिंग इन द फ्यूचर। समझ में आया? तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को लगाया गया, इसमें एक फीमेल फिगर को लगाया गया। फीमेल फिगर के 2 हाथ, एक राइट हैंड में देखो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड, एक हाथ में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को शो किया गया कि उनके हाथ में एक टॉर्च है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट मीन्स टॉर्च ऑफ नॉलेज। अब नॉलेज का मतलब आप क्या समझोगे? नॉलेज का मतलब आता है अवेयरनेस। आप अच्छे इंसान तब कहलाओगे, आप ह्यूमन बीइंग तब कहलाओगे जब आपको मालूम होगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप बोलने की क्षमता रखते हो, देन यू आर ए ह्यूमन बीइंग, अदरवाइज यू आर नॉट टू बी कॉल्ड ए ह्यूमन बीइंग एट ऑल। आपको बहुत भूख लगी है, मैं आपको 10 दिन कैप्टिव अपने कब्जे में रखा हूँ, 11वें दिन आपसे कहता हूँ कि आप बेटा डिमांड करो आपको क्या खाना है। आपने कुछ भी डिमांड कर दिया खाने को, आपने सोशल एग्जाम्पल बोल दिया इडली सर चाहिए, सर मुझे मोमोज चाहिए, ठीक है, मैं ला भी दिया और मैं रोड पे फेंक दिया, ले खा लो उठाकर। मैं क्वेश्चन पूछूंगा खाओगे? बहुत लोग को सुनते ही बोलेंगे ऐसे सर हिला दे दो। नहीं, मालूम है क्यों? यू आर अवेयर ऑफ योर सेल्फ रेस्पेक्ट, यू आर अवेयर, यू हैव द नॉलेज दैट व्हाट इज सेल्फ रेस्पेक्ट इज। I won't kill my conscience for that food that is being thrown away to me. खाने का इज्जत है, वो खाने का चीज है, मैं उसका रिस्पेक्ट कर रहा हूं। The way it is given is not good, वो सही नहीं है। तो टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट इन वन हैंड, एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में लेडी फीमेल फिगर में राइट हैंड में दिखाया गया कि टॉर्च है जलता हुआ, ताकि आपकी लाइफ में उजाला हो। डार्कनेस है आपके लाइफ में, उजाला लाओ। उजाला कौन चीज का लाओ? एनलाइटमेंट, नॉलेज का लाओ, एक हाथ में। सेकंड में क्या था? चार्टर ऑफ राइट्स। व्हाट इज चार्टर? इफ आई टेल यू यू हैव द राइट्स, यू शुड बी क्वेश्चनिंग मी, सर व्हाट आर आवर राइट्स? राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लिव हेल्दी लाइफ, राइट टू मेडिकल, राइट टू इंफॉर्मेशन is a charter of some of the rights that you have. You have some of the fundamental rights that nobody can in the world can snatch it from you. कोई खींच के ले नहीं सकता है, ये आपके राइट्स है। ये था चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर हैंड, दूसरे हाथ में स्टैच्यू ऑफ लेडी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फीमेल फिगर में, राइट हैंड में वो टॉर्च ली हुई है, जहां पे वो वर्ल्ड को दिखाना चाह रही है, उठो आप, बहुत हो चुका अंधेरे में, अब अपने लाइफ में उजाला लाओ, लाइटनेस लाओ। और दूसरे में हाथ में वो चार्टर ऑफ राइट्स बोल रहे हैं, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर हैंड। आई होप वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। ये मैंने अभी कुछ हल्का सा 10% बचा हुआ है इसका, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा, सुन इसके बाद ही अपलोड कर दिया जाएगा। कुछ नॉलेज आपको देता हूं। जब आप बुक्स पर होगे, आप आज के डेट में इंग्लिश में पीपल्स लिखोगे, योर इंग्लिश टीचर विल कट दिस, देयर इज नो सच वर्ड एज पीपल्स, नाउ इट्स पीपल। बट व्हाट्स योर हिस्ट्री बुक? उसमें लिखा है पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। क्यों बोला गया मालूम है वहां पीपल्स के मीनिंग? बहुत बच्चों ने मुझसे पूछा, मैंने बहुत बच्चों से पूछा कि पीपल्स क्यों लिखा है, बहुत बच्चों ने मुझसे भी पूछा था। उस समय इसलिए लिखा था, वी हमारे आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया नहीं। जब हम वी द पीपल ऑफ इंडिया कहते हैं, हम इंडियन हैं,
irrespective of caste, irrespective of religion, irrespective of richness or poor, we are one. हम एक हैं. उस समय पीपल्स इसलिए लिखा जाता था कि वहां पे बहुत डिफ्रेंसिएशन था. एक तो फर्स्ट स्टेट, क्लर्गीमैन, राजा लोग, मोनार्की रूल, कोई पेजेंट्स लोग, वुमेन यहाँ, मैन को यहाँ पे कोई इक्वालिटी नहीं थी. उसके लिए कुछ और नियम, इसके लिए कुछ और नियम. तो वो पीपल हो के भी पीपल नहीं थे. दे वी कॉल्ड पीपल्स. दे हैड द डिफरेंशिएटिंग they had the differences on the basis of their birth, differences on the basis of their religion, differences on the basis of their gender. Thank you so much. I hope you would like the video. If so, please do comment me so that I get the motivation to make the video again. Thank you so much.